नीचे नीचे यार ये पता नहीं यार एक आज पूरे महाराष्ट्र के जितने भी ज़िले हैं तो उन ज़िलों के जितने भी हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पदाधिकारी है, ऑफिस बेरर्स है, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया था और एक रिव्यू लिया गया है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पे कैसी पोजीशन है। आने वाले विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए कहाँ कहाँ पर मजलिस इलेक्शन लड़ सकती है, कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, इन बातों के ऊपर चर्चा की गई है। बहुत पॉजिटिव रहा है और जो लोगों का एंथुसियाज़म, जो लोगों का जोश है वो यकीनन जोश बरकरार है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर नाराज़गी है कि विधान परिषद के इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ का जो रवैया रहा है विधान परिषद के अंदर भी और लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भी हमने हमेशा से ये मांग की थी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी। तो अगर आपको टिकट ही नहीं दिया जा रहा है तो आप सोचिएगा कि आपका इस्तेमाल सिर्फ है तो वोट बैंक के तहत किया जा रहा है, आप वोट देते रहो और वही चीज़ बाज़ाब्ता अच्छी तरह से जानते हुए कि लोकसभा के अंदर ये जो सेक्युलर पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को जो वोट मिला है उसके अंदर मुसलमानों का, दलितों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके बावजूद भी उनका एहसान चुकाने के लिए विधान परिषद के मौके के ऊपर एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। और आज तकरीबन 40 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मुस्लिम मुक्त विधान परिषद महाराष्ट्र की हो गई है। तो ऐसे हालात के अंदर मजलिस पूरे महाराष्ट्र का रिव्यू ली है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं, हमारे हैदराबाद के एमएलए बलाला साहब आए हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं उनके साथ चर्चा हुई है और बहुत जल्द इसके ताल्लुक से फैसले लिए जाएंगे। ये सिक्योरिटी। हाँ चलिए, महाराष्ट्र में कितने से करेगा? देखिए अभी आज के दिन हमने एक रिव्यू लिया है कि कहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कहाँ पर। तो नंबर्स तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन यकीनन हम काफ़ी अच्छी जगहों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। एकटे लढणार की कोणाला सोबत घेणार? देखिए आज की पोजीशन के अंदर तो हम अकेले हैं। अगर कहीं पर कोई अलायंस की अगर बात होती है, कहीं से कुछ चर्चा शुरू होती है तो उसको पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ चर्चा करके उसके ताल्लुक से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आज की पोजीशन के अंदर ऐसा किसी के साथ कोई बातचीत चालू नहीं है। कुछ दिन पहले मनोज जरांगे जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में मुस्लिम, दलित और बाकी जो पिछड़े वर्ग है उनको साथ लेकर महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव वो लड़ने वाले हैं। तो एमआईएम इसके बारे में क्या सोचती है, क्या सोच है मनोज जरांगे जी के इस पर्याय के बारे में? ओवैसी साहब, देखिए एमआईएम को भले ही आप एक अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हम ऐसा कास्ट बेसिस के ऊपर कि ये जाति के लोगों के साथ में मिलकर हम इलेक्शन लड़े। हमारे पास आज के दिन है तो अलग अलग जाति, धर्म और मज़हब के लोग जो है वो एमआईएम के साथ जुड़ रहे हैं। तो जरांगे पाटिल साहब ने जो कहा है आने वाले वक्त के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो क्या होने वाला है ये देखने को मिलेगा। हर रोज़ कुछ ना कुछ महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। आज जो एक पार्टी के अंदर है वो रात होए तक दूसरी पार्टी में चले जाता है, सुबह होए तक तीसरी पार्टी में चले जाता है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा अगर किसी को साथ में लेकर चलना है। संजय राउत ने कल ये सवाल का जो सवाल था ऐसा है ना कि मैं हमारे
जरांगे साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उनके इस आंदोलन की वजह से 8 मराठा एमपीज कामयाब हुए मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के एमपी जीत कर आए, मगर एक भी मुसलमान एमपी नहीं जीता। तो ये भारत की जो हमारी जमहूरियत है, हम ये दावा करते कि हमारी जमहूरियत, हमारी लोकशाही जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आपका हर समाज का एमपी जीत कर जाता है महाराष्ट्र से, और एक समाज का कोई एमपी नहीं जीतता है तो मुसलमान समाज का है। तो ये बात इन तमाम जिम्मेदारों को सोचने की ज़रूरत है और हमारी कोशिश यही है कि जो औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को कामयाबी नहीं मिली, इसका ना सिर्फ महाराष्ट्र के पूरे मुस्लिम समाज में एक गम है, गुस्सा है, और वो गम और गुस्सा ये कह रहा है कि भाई हर समाज का आदमी जीत रहा है। हमारा एक एमपी था मुस्लिम समाज का, उसको हराने के लिए सब मिलकर उसको हरा दिए। तो ये सच्चाई है और भारत की पार्लियामेंट में आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अपर कास्ट और बैकवर्ड ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है भारत की पार्लियामेंट में। और किसी समाज का अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% है, 14% आबादी भारत में मुसलमानों की है और सिर्फ 4% एमपी जीत कर आ रहे हैं। तो ये आखिर ये मुसलमानों से उनको वोट डालने के लिए क्यों पीछे हट रहे? मुसलमान तो झोली भर भर कर वोट डाला ना सबको। हम सब जब डाल रहे हैं वोट तो हमको क्यों नहीं वोट डालते? तो ये सवाल मेरा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, ये तमाम लीडर से, और ये सवाल मुसलमानों को भी सोचना है। हम वोट डालने वाली मशीन तो नहीं है ना, हम तो एटीएम नहीं है कि तुम आओ और हमको दबा दो और हम डाल दीजिए वोट। तो ये आपके सवाल का जवाब ये है। जाएंगे या नहीं जाएंगे, सोच क्या है आपकी? सोच रहे हैं आप अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है या आपकी तरफ से कोई अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो आपको साथ लेके जाके बात करता हूँ मैं हमेशा जो है मैं जरांगे साहब, सुनिए एक मिनट, मैं जरांगे साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो खड़े हुए अपने समाज के लिए, और उनके खड़े रहने की वजह से 8 मराठा एमपी को उन्होंने कामयाब कर दिया। भीड़ से उन्होंने पंकजा मुंडे को शिकस्त हो गई। तो ये उनकी कामयाबी है ये, मगर कामयाबी जहां उनकी हो रही है, जो मुस्लिम समाज की कामयाबी क्यों नहीं हो रही है? और ऐसा ही हमको लड़ना है मुस्लिम समाज को भी अपने राइट्स के लिए, और इंशाल्लाह हम वो कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। दूसरी पार्टियां तो सिर्फ दूसरी पार्टीज तो सिर्फ मुस्लिम वोट को लेना चाहती है, कैंडिडेट नहीं दे सकते। तो इम्तियाज साहब ने सही कहा, आज आपके महाराष्ट्र काउंसिल में ना, काउंसिल में तो कोई नहीं है मुसलमान। तो ये महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों के लिए बहुत ही तकलीफदेह बात है। अगर उनकी तरफ से कोई बातचीत होती है, हम बराबर बात करेंगे। वैसा हम अपने दरवाजे बंद नहीं करें। एमआईएम आप बोलो भाई, साहब औरंगाबाद की सीट हमारे रिपोर्टर्स इम्तियाज जलील साहब को हराने में एमआईएम का काफी बड़ा हाथ है। एमआईएम का हाथ है, एमआईएम का हाथ है, अच्छी बात है। तीसरा सवाल बोलिए। एमआईएम मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए नेतृत्व करेगा क्या? एमआईएम मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए नहीं, हम तो चाह रहे कि मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं। हम ये भी चाहेंगे कि मुसलमान महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है, जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने
एजुकेशन में अलाउ किया, तो हम ये चाहेंगे कि उसको कंटिन्यू करें। उसको क्यों नहीं देते आप? भाई एक मेरा सवाल मुझे जवाब मुकम्मल होना दीजिए। और रिजर्वेशन का वो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है मुसलमानों के फेवर में। एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहा कि 50% के ऊपर जा रहा है, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो आज भी हम इस बात का डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट और मोदी अपने आप को पार्लियामेंट में खड़े होकर सीना पे हाथ मार के बोले बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, तो नरेंद्र मोदी अगर वाकई में बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत करते हैं, जो इस देश की 50% ज्यादा आबादी है, तो पार्लियामेंट में बिल लेकर आओ। आप 50% की जो लिमिट को ब्रीच करो, पूरे पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेंगे उसको। लेकर आइए ना बिल आप। और यकीनन मिलना चाहिए, जहां पर आप हम मराठाओं को मिलना चाहिए, वहीं पर मुसलमानों को भी मिलना, मुसलमान के नहीं, मुसलमान जो बैकवर्ड कास्ट है उनको मिलना चाहिए। लेकिन 24 साल का अरसा गुजर चुका है। 1999 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं 2014-15 का है। कांग्रेस गवर्नमेंट जो है जाते जाते उसको इशू कर दिए जीआर को, वो हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था। तो हाईकोर्ट का जजमेंट इतना वो चल रहा जरूर, मगर जो मराठा समाज आज खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ रहा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी इनको देखना चाहिए और इनसे हमको सीखना चाहिए। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मतदार संघ में मुस्लिम फिर से एक बार कांग्रेस के सामने खड़ा होता है नजर आ रहा है। विधानसभा आप आपकी पार्टी, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि हम वही तो कह रहा हूँ कि वोट डालने वाले बन गए, सिर्फ वोट लेने वाले नहीं बन रहे हम। और इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुसलमान को ना टिकट देते। पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस ने एक भी मुसलमान टिकट नहीं दिया। क्या नरेंद्र मोदी तो बोल दिए हमको हम घुसपैठी हैं, तो कहाँ घुसपैठी टिकट देंगे वो? तो हम तो सिर्फ वोट डालने वाले बन गए और एक कैंडिडेट था, पूरे मिलके उसको हराने पे बैठ गए। तो ये औरंगाबाद से जो वर्डिक्ट गया है, ये एमआईएम पार्टी नहीं जीती मत समझिए, बल्कि महाराष्ट्र का एक मुसलमान ये कह रहा है कि भाई तो हमारी आवाज थी इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील हमारी एक पॉलिटिकल एक शख्सियत थी जिसको सब ने मिलकर हराया। आज इलेक्शन तो हो गया, मगर सब जगह से तकलीफ यही थी कि भाई हमने आपको परभनी में वोट दिया, हमने आपको नांदेड़ में वोट दिया, हमने आपको धुलिया में वोट दिया, हमने आपको मुंबई में वोट दिया, थाने में दिया, आपको हर जगह दिया। मगर जब इम्तियाज जलील का नाम आ गया, सबके सब सूद हो गए। तो ये मैसेज है। लेकिन पिछली बार तो वंचित की वजह से जीते थे ना। पिछली बार वंचित साथ में थे इसलिए जीते थे, इस बार अकेले हैं। नहीं, आपका ये सवाल है, ये आपका ये मानना नहीं। देखिए, अगर आप जर्नलिस्ट है तो अपने ऑब्जर्वेशन तो आपको तक रखिए, आप सवाल करिए मेरे से। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैं डिसएग्री करता हूँ। ओवैसी साहब, पूरे वंचित की वजह से जीते थे कि वंचित के साथ की वजह से? जितने आपने भाषण किए थे उतने हमने पूरे सुने हैं। इस लोकसभा चुनाव ने आपने कहा था कि जो भी गलतियां हुए हैं वो छोड़ दो और इकट्ठा आके इम्तियाज जलील को जिताओ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम बहुल भाग है, जिसमें पूर्व मतदार संघ है, मध्य मतदार संघ है, वहां भी आपको लीड नहीं मिली जितनी पिछले साल थी, मतलब पिछले इलेक्शन में थी। वही मुस्लिम बहुल एरिया में क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ही महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार है, फिर भी मुस्लिम उनके साथ क्यों नहीं रहे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी वोट मिला हमारा, मगर हर जगह पर आप देखेंगे कि गद्दार रहते हैं। मीर जाफर, मीर सादक तो हर जगह पर है। तो मीर जाफर, मीर सादक को तो लोग जान चुके हैं ना। ये मीर जाफर, मीर सादक तो हर जगह है। और मीर जाफर, मीर सादक को तकलीफ इस बात की रहती है कि भाई ये नहीं जीतना चाहिए। और ये मीर जाफर, मीर सादक जो है, ये हर पार्टी के जर खरीद गुलाम है जो अपना काम करते रहते हैं। ये लोग पार्टी में भी है आपके? ये लोग आपके पार्टी में भी है? नहीं, और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? देखिए,
ये औरंगाबाद की जनता जानती है इन लोगों को, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, और इंशाल्लाह इनको सबक मिलेगा। सर, आज मनोज जरांगे साहब औरंगाबाद में हैं और आप भी हैं, क्या आप उनकी मुलाकात के लिए जाने वाले हैं? अरे ये आप लोग मेरे को न्यूज बनाने के लिए मेरे को क्यों इस्तेमाल करते हैं यार? फिर भी आपका कुछ नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं प्रोग्राम, हमारा यही प्रोग्राम है। अभी आप लोग जा रहे थे बोल के जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए आपकी सहूलत के लिए, ताकि हमारी न्यूज भी आ जाए। उनका बड़ा मालूम हुआ मेरे को मालूम हुआ। सर, महाराष्ट्र में एक योजना है लाडली बहन, लेकिन लाडली बहन बोल के एक योजना महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है। उसमें एक मनसे के नेता ने ऐसा कहा है कि इसका लाभ जो है तो मुस्लिम को ना दी जाए, क्योंकि उनको 2 बीवियां रहती है, उनको बच्चे ज्यादा रहते हैं। उनको 4 बीवियां। अच्छा, तो जिसकी मिस्ट्रेस है उसको भी मिलना नहीं मिलना, जिसके जो शादी नहीं करके लिव इन रिलेशनशिप करके बच्चे भी हो जाते हैं, उनको मिलना नहीं मिलना। हाँ, अब आप बोलेंगे नहीं, जो बाप शराब पीता उसकी बेटी को नहीं मिलना, तो पूरे के पूरा आउट हो जाएंगे। फिर तो तानिक पूरा पीते 6 बजे की। ये हर चीज मुसलमान को ला लेना कि बच्चे ज्यादा पैदा करते, क्या वही बोलना बच्चे ज्यादा पैदा करते, वो पागल है बोलने वाला। उन्हें अगर पढ़ लिखता, थोड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ लेता वो दीवाना, तो उसकी आंख खुल जाती कि TFR रेट गिरा है। तो जाहिल है उन्हें, उसको सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, नफरत करो मुसलमानों से। जैसा नरेंद्र मोदी अपना भाषण बोले थे पार्लियामेंट में कि घुसपैठी है, बच्चे ज्यादा पैदा करते, और मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस खींच कर लेके जाएंगे, तो उन्होंने बोले ज्यादा बच्चे पैदा करते। अरे प्यारे, तुम जिसके इशारों पर कठपुतली बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी को भी 6 भाइयां हैं, अमित शाह को 6 बहनें हैं। अब उसका जिम्मेदार कौन है? अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलो ना। तो ये इनका नफरत है। अगर वो इंपेरिकल एविडेंस पढ़ते तो खैर आपके जरिए से उनको ज्ञान मिल गया। आज बहुमत में नहीं, हाँ, अगर कल बहुमत करने के लिए वोटिंग का वक्त आता है तो आपकी कुछ क्या स्थिति है, मतलब आप किसके फेवर में हैं? अरे हम ही तो लड़ रहे मोदी से। घुसपैठी हमारे को बोल दिए, ममता बनर्जी घुसपैठी बोले। मंगलसूत्र छीन के चोरी का हमको देने का, किसका बोले? हमको बोले, मुस्लिम कम्युनिटी को बोले। किसकी भैंस चोरी करके दी जाएंगी, चोरी का हमको बोले। अरे पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बीजेपी ने जीता ना, जितने सीट जीते। सुनिए, सब बुलडोजर चल रहा है किसके घर पे? मुसलमानों घर पे। 8 मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया 4 जून के बाद मुसलमानों से। अरे भाई, निशाना तो हम बन रहे हैं ना, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की। इलेक्शन में भी कर रहे, जान भी हमारी जा रही, घर भी हमारा टूट रहा, बच्चे ही हमारे जेल को जा रहे, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की। ऑनेस्टली अगर देखा जाए, जो CSDS का डेटा है, वो डेटा ये बताता है कि मुसलमान जो वोट बीजेपी को दिए थे 2014, 19 और 24 में, मोर और लेस इट वाज द सेम। दूसरी कम्युनिटीज का बड़ा थोड़ा कम हुआ। और असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील जब MP थे हम दोनों, तो 2019 जुलाई में UAPA का अमेंडमेंट लाया गया था, उसकी तो मुखालिफत हम करे थे। कांग्रेस पार्टी साथ थी ना उसका। आप लोग क्यों नहीं आप लोग ये पूछते नहीं उन लोगों से? आपको पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, NCP से पूछना चाहिए कि आपने UAPA क्यों सपोर्ट किया, जिसकी वजह से स्टैन स्वामी एक 85 ईयर ओल्ड बूढ़ा मर गया जेल में, भीमा कोरेगांव के लोग जेल में रहे, बच्चे जेल में आज भी। हम ही तो अपोज कर रहे, पार्लियामेंट में हम लोग हमेशा अपोज करें, और अगर कल ऐसा जरूरत पड़ेगी यकीनन हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। मगर हर चीज पे टारगेट तो हम है ना, नुकसान तो हमारा हो रहा। हमारी पार्लियामेंट में हमारी मेंबरशिप रिप्रेजेंटेशन 4% है, अपर कास्ट का OBC का बराबर हो गया। जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासी है।
घर सबसे ज्यादा बुलडोजर से तोड़े जा रहे हमारे मुसलमानों के। लव जिहाद हमारे पे इल्जाम। तो हर चीज का हम पे सवाल भी हमसे होता है। मर्रो में और मेरे को बोलेंगे तुम उनका साथ देंगे नहीं देंगे। अरे भाई आपकी तो सवाल कम से कम हकायक को देखकर तो करो ना। नहीं आप मैं बोल दिया आघाड़ी के साथ में नहीं मेरा आपको सवाल का जवाब दे दिया। अगर ये आप ये नहीं कि पूछते कि भाई अब इम्तियाज जलील क्यों आ रहा है आप लोग, इम्तियाज जलील क्यों आ रहा है, ये पूछना चाहिए लोगों को। एक MP था मुस्लिम, आप हराए उसको। सर आपके 25 नगर से 288 सीटें हैं ऐसी, आप कितने सीटें थे? महाविकास आघाड़ी की कितने सीट गिराने का महाविकास आघाड़ी की सीट गिराना है, क्या प्लान है आपका? पूरे 48 लोकसभा सीट में एक मर्द खड़ा हुआ था जिसका नाम इम्तियाज जलील था। पूरे मिलके उसको हराने पे लगे। आज कोई एक मिनट ठहरिए, आप गिराने की बात कर रहे हैं। इम्तियाज जलील गिराने में सबका हाथ है। कोई सामने से हमला करा, कोई पीछे से करा, कोई साइड से करा, वो सब महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है। सुनिए 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 सुनिए, आपका सवाल हो गया था, जवाब सुनो। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते हैं, किसी को हराने के लिए गिराने के लिए नहीं। ये कोई कुश्ती का दंगल नहीं है कि जीत करके गिरा देना, कि बॉक्सिंग मैच नहीं है तो पंच मार के गिरा देना। एक जमहूरियत डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फाइट होती है। प्रकाश आंबेडकर को आपने 100 सीटें मांगी थी, तब आप साथ में थे। नहीं, आपको नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं मालूम, झूठ बोल रहे हैं आपको झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए आप सवाल करिए, अपना ऑब्जर्वेशन मत दीजिए। आपका ऑब्जर्वेशन है बाहर लेके जाइए। एज अ जर्नलिस्ट आप सवाल करिए, मैं सुनने तैयार हूँ। मगर अलायंस क्यों टूटा, जब मैं किताब लिखूंगा बताऊंगा। हमारी वजह से नहीं टूटा। आने वाले वक्त में अभी जाएंगे प्रिकॉशन क्या लेंगे? आने वाले वक्त में अलायंस की गुंजाइश है क्या? किससे? वंचित से। अब कौन अलायंस करना चाह रहा, हमसे कोई बात करेगा तो हम बात करेंगे। अभी तक तो कोई बात नहीं करे, कोई बात ही नहीं होगी किसी से हमारी। सर साहब, मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालत है, ऐसे संजय राउत ने कहा है। मोदी हुकूमत इमरजेंसी हालत में है, इस तरह का है। मोदी दौरे हुकूमत इमरजेंसी यकीनन इंदिरा गांधी ने नाफिज किया था। नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे ज्यादा UAPA का इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर हुआ। नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर है 10 साल में सबसे ज्यादा घर तोड़े गए बुलडोजर से मुसलमानों के। मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी, मगर 10 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हुई। जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, मुसलमान एक पॉलिटिकल आउटकास्ट हो गया। अब तो सेकुलर पार्टीज भी सिर्फ बोलती वोट डाल देना, मगर कोई साथ ठहराने तैयार नहीं है। ये है रियलिटी भारत की पॉलिटिक्स। सर जलील साहब विधानसभा में जाएंगे या प्रेसिडेंट ही रहेंगे महाराष्ट्र? हाँ, जलील साहब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं फ्यूचर में। एक सवाल ये है कि फ्यूचर क्या प्लान है पार्टी का? अब ये बोल दिए ना क्या पूरा बोल दिए। सर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से अभी लोकसभा में बोल रहे हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, आप कैसा देखते हैं सर कि 10 साल के बाद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है? तो उनके पास स्ट्रेंथ है, 10% उनके पास आ गए, वो LOP बन गए। कल विधानसभा की सीढ़ियों पे संजय राउत ने चंद्रकांत पाटिल को कहा है कि अपने को फिर से एक बार साथ आना चाहिए बीजेपी और शिवसेना। देखिए, मैं आपको जैसे बताया ना कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे उसके अंदर। कौन कब कहाँ किसके पास जाने वाला है, कौन किसके साथ अलायंस करने वाला है। आप लोगों को प्रोग्राम में जाने का भी याद रखिए। लोकसभा चुनाव के बाद आप पहली बार रेस ले रहे हैं मतलब यहाँ पे, तो ये जो महायुति को जो फटका बैठा है अजित पवार साथ में जाने के लिए, महायुति के साथ अजित पवार साथ में गए, इसीलिए महायुति की सीट लोकसभा में अच्छे खासे गिरे। तो आप कैसे देखते हैं ये महायुति सरकार को विधानसभा की मदद से?
देखिए, उसमें मैं कैसा बोलूं किसी और पार्टी के बारे में? मैं तो मेरा गम बयान कर रहा हूं, मैं तो मेरी तकलीफ आपको बयान कर रहा हूं। मैं तो बयान कर रहा हूं कि किस तरह से मेरे जो ख्वाब थे, मेरी जो उम्मीदें थी, उसको सब मिलकर तोड़ने की कोशिश करें। सर ऐसा कहा मेरा मैं कोई मेरा गम भी तो समझे, कोई मेरे ख्वाबों को भी तो कोई देखे, कोई मेरे वजूद को तो माने। अब मैं कब तक दूसरों के बारे में बात करूं? कब तक? 50 साल हो गए, 18 लोकसभा के इलेक्शन हो गए, मैं कब तक उनके ख्वाबों को पूरा करूंगा? मैं कब तक अपने आप को खत्म करके अपने उनके महलों को तामीर की इजाजत दूंगा? मैं कब तक अपनी उम्मीदों को और अपने ख्वाहिशात को दबा दूंगा किसी और की खुशी के लिए? ये तो इंसाफ नहीं है ना, ये तो इंसाफ नहीं है। सर दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या बोलती है? मोदी सरकार 5 साल चलेंगी या गिर जाएंगी? हाँ? 5 साल चलेगी या सरकार गिर जाएंगी? देश की पॉलिटिक्स, दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या कहती है सर? एक बात सुनिए, ये जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने 4 जून से, मैं आपको बोला कि इतने 10 से ज़्यादा मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया। मध्य प्रदेश में, यूपी में कई जगह पर घरों को तोड़ दिया गया। बल्कि आप ही के बिरादरी के मीडिया के लोगों ने एक मॉब लिंचिंग को रिपोर्ट किया तो ये नया कानून के तहत उन पे केस बुक कर दिए। तो अब फ्यूचर में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, मैं तो कोई जोशी नहीं हूँ। मैं अपनी हथेली को देखकर तो बोल नहीं सकता, ना मैं आसमान के तारों को देखकर बोल सकता। मैं जरूर ये बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई आज है तो भारत के मुसलमान हैं। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और समझना भी चाहिए। वोट डालने वाले बन गए मगर उनको कोई जिताने वाले तैयार नहीं। पिछले 5 साल में अभी आप अधिवेशन में गए हुए, वो जाने का है ना, लोकसभा में नहीं पसंद आ गया। एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। अभी आप अधिवेशन में गए होंगे, अभी लोकसभा के अधिवेशन गए ना, पिछले 5 साल आपके साथ कोई तो भी बैठता था। आप जब आप गए तो वहाँ पे याद आया रिएक्शन? मैं यकीनन इम्तियाज जलील मेरे को बहुत याद है। इम्तियाज जलील मैं जब वोट लिया तो मेरा वोट बड़ा फेमस हो गया पूरी दुनिया में। आप लोगों ने, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। इम्तियाज जलील मेरे को पैगाम भेजा है, असद भाई आप वोट लिए और बहुत अच्छा लिए। तो मैं उनको मैसेज करा, यार इम्तियाज तुम्हारी कमी बड़ी महसूस हो रही। यकीनन मेरे को कमी महसूस हो रही। हम 2 थे भाई, मगर पूरों पे भारी थे हम लोग। मगर ठीक है, अल्लाह का जो फैसला है, मैं अकेला हूँ तो लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। मैं पहले भी 15 साल अकेले था और अपनी जितनी मेरे से कोशिश हो सकती है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अपनी बात को रखूँगा। मगर सवाल ये है कि नुकसान किसका हो रहा है, किस कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है, किस समाज को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका रोक रहे हैं। इतना बड़ा प्रदेश है ये, भारत का दूसरा बड़ा प्रदेश है, फाइनेंशियल कैपिटल पूरा देश का इस प्रदेश में है, और वहां से आपका एक मुसलमान एमपी नहीं है। कौन सा सेकुलरिज्म के तुम बाजे बजा रहे हैं? कौन सा मॉरल विक्ट्री ये लोग बोल रहे हैं? इनको तो आईने में अपना चेहरा देखकर बोलना चाहिए मॉरल विक्ट्री। व्हाट मॉरल विक्ट्री इज दिस? ये मॉरल विक्ट्री नहीं है, दिस इज विक्ट्री ऑफ हिंदुत्व, दिस इज विक्ट्री ऑफ मेजोरिटेरियज्म। ये है सच्चाई। चलिए हमारा मीटिंग है।